बाजार समाज प्रतिरूप के समर्थक आर्थिक समृद्धि को विकास की अनिवार्य शर्त मानते हैं और इनका मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को प्रचुरता की स्थिति तक पहुंचने से पहले आर्थिक समृद्धि की निश्चित अवस्थाओं को पार करना होता है। इन्होंने आर्थिक समृद्धि की 5 अवस्थाओं की बात की है। हाय एवरीवन, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। बिल्कुल नए प्रश्न हैं, कहीं और किसी चैनल पे आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए ला सकूं तथा साथ में फुल कोर्स जो सीरीज़ में चला रही हूं उसे भी कंप्लीट करवा सकूं। इतनी मेहनत के लिए मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो आपके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मिलती है। कमेंट करके बताएं कि प्रैक्टिस में प्रश्नों की संख्या बढ़ानी है या इतनी ही रखनी है। जैसा आप कमेंट करेंगे आगे की वीडियोज़ उसी प्रकार से छोटी या लंबी बनेंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, मैक्स लर्नर हैं या एच.जे. लास्की हैं, सी है ए.डी. लिंडसे हैं या सी.ई. मेरियम हैं। तो जो द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म के लेखक कौन हैं? ये हमारे मैक्स लर्नर महोदय हैं। जो एच.जे. लास्की हैं इनकी पुस्तक द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है और जो लिंडसे हैं ये बहुलवादी विचारक हैं। ये कौन है? ये बहुलवादी विचारक हैं लिंडसे और इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एच.जे. लास्की की पुस्तक है और मैक्स लर्नर जो हैं इनकी ये दोनों बुक्स हैं, द न्यू डेमोक्रेसी एंड द न्यू डिस्पोटिज्म। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीमती एवं श्रीयुत ने कौन सी 2 संसद की योजना सुझाई थी? तो ये है ए है ऑप्शन है आपका राजनीतिक संसद, आर्थिक संसद, सी है सामाजिक संसद और डी है श्रमिक संसद। तो इसके जो कूट दिए गए हैं इधर हैं ये कूट। अब इनमें से आपको चयन करना है कौन सी 2 संसद हैं, पहला और दूसरा है या पहला और चौथा है या दूसरा और तीसरा है या पहला और तीसरा है। तो इसका जो है आपका ये पहला आंसर सही हो जाएगा। इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, जो पहला और दूसरा यानी कि राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की बात की थी। सिडनी और बैट्रिस वेब जो वेब दंपति हैं, इन्होंने क्या किया, फेबियन सोसाइटी की स्थापना में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने 2 संसदों की बात कही थी। कौन कौन सी संसद की बात कही थी? राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की बात कही थी। तो श्रीमती एंड श्रीयुत ने राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की बात कही, तो आपका ऑप्शन पहला जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार समाज। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वेबर के मत में किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की? पहला ऑप्शन है लोकतंत्रीकरण का दबाव, दूसरा ऑप्शन है समाजवाद का प्रभाव, तीसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति का प्रभाव और चौथा है प्राधिकारवाद का उदय। इनमें से किसने जो है नौकरशाही के विकास को गति प्रदान की? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आंसर सी, लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति ने है जो है नौकरशाही के विकास को आगे गति प्रदान की। नौकरशाही के उदारवादी दृष्टिकोण की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर की रचनाओं में मिलती है। उन्होंने नौकरशाही की तर्कसंगत के सिद्धांत का निर्धारण किया जिससे उनके नौकरशाही के आधार और संरचना के बारे में 5 विश्वास और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार के बारे में 8 मूल सिद्धांत शामिल हैं। ये 5 विश्वास और कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार 8 मूल सिद्धांत मिलकर नौकरशाही के आदर्श लक्षण बने हैं जो सभी आधुनिक निगमित समूहों के सभी रूपों पर, चाहे वे राजनीतिक हो या कोई भी हो, उन पर सब पे लागू होते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य, 5 विश्वास और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार
5 विश्वास और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार और 8 मूल सिद्धांत शामिल हैं। 8 मूल सिद्धांत। 8 मूल सिद्धांत ये जो सब क्या होते हैं कि आदर्श लक्षण नौकरशाही के, ये सब क्या हैं? आदर्श लक्षण माने जाते हैं। किसके? नौकरशाही के। नौकरशाही के ये सभी क्या हैं? आदर्श लक्षण, आदर्श लक्षण माने जाते हैं। आदर्श लक्षण माने जाते हैं नौकरशाही के। 5 विश्वास, तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार एवं 8 मूल सिद्धांत, ये सब नौकरशाही के आदर्श लक्षण माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन ए है सर्वोदय, दूसरा है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, तीसरा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, चौथा है सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। तो आपके सामने कूट कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, जबकि सी है पहला और तीसरा और डी है दूसरा और चौथा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों बुक हैं ये गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं, गांधी जी की बुक हैं। लेकिन जो ये सर्वोदय है ये जॉन रस्किन, क्या है? जॉन रस्किन की पुस्तक, जॉन रस्किन की पुस्तक कौन सी? अनटू दिस लास्ट का ये क्या है? गुजराती अनुवाद है। ये अनुवाद है, ना कि ये बुक नहीं है, गांधी जी की बुक नहीं है, ये अनुवाद गांधी जी ने अनुवाद किया था। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट एंड ये गुजराती अनुवाद है सर्वोदय, गांधी जी द्वारा गुजराती अनुवाद किया गया है इस पुस्तक का। तो ये इसका आंसर जो दूसरा, तीसरा और चौथा किस में है? दूसरा, तीसरा और चौथा बी में है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों बुक गांधी जी की हैं और सर्वोदय जो है गुजराती अनुवाद है जॉन रस्किन की पुस्तक का। 5वां क्वेश्चन है आपका, विकास का चरण उपागम में निम्न लिखित में से किसने वन्य एवं पशुचारण के चरण प्रस्तुत किए? तो जो विकास का चरण उपागम है इसमें किसने वन्य एवं पशुचारण के चरण प्रस्तुत किए? कार्ल मार्क्स ने, फ्रिडरिच लिस्ट ने, तीसरा है ब्रूनो हिंडरब्रांड ने, चौथा है डब्ल्यू रोस्टोव ने। तो ये पूछ रहा है कि किसने जो है वन्य एवं पशुचारण के चरण प्रस्तुत किए। तो जो बाजार समाज प्रतिरूप है, बाजार समाज प्रतिरूप, इसके समर्थक मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को प्रचुरता की स्थिति तक पहुंचने से पहले आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की निश्चित अवस्थाओं को पार करना होता है। इस तरह जो है डब्ल्यू रोस्टोव ने अपनी कृति आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं, इनकी कृति कौन सी है? आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं, ये 1960 में लिखी गई थी। तो ये इस बुक में इन्होंने बताया है कि इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 5 अवस्थाएं? किसी भी राष्ट्र को प्रचुर मात्रा यानी कि प्रचुरता तक पहुंचने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं परंपरागत समाज। और दूसरा इन्होंने बताया है कि प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ
कंडीशंस टू टेक ऑफ यानी कि शुरुआत के पहले की कंडीशन। और तीसरा क्या है, टेक ऑफ यानी कि शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना, टेक ऑफ। और चौथा इन्होंने क्या बताया है, चौथा बताया ड्राइव टू मैच्योरिटी। ये चौथी अवस्था है किसी राष्ट्र के विकास की, ड्राइव टू मैच्योरिटी, ये चौथी अवस्था है। यानी कि इसको जैसे हिंदी में बोलेंगे तो परिपक्वता की ओर, ऐसे करके ये हिंदी में हो जाएगा। और पांचवा है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। पांचवा आपका हो जाएगा एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये हो जाएगा। अब इसका क्या है, उच्च जन उपभोग। इसकी हिंदी अगर हम देखते हैं तो उच्च जन उपभोग, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करने लग जाते हैं। तो ये पांच अवस्थाएं बताई। ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज। दूसरा है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, शुरुआत की पहले की शर्तें। तीसरा है टेक ऑफ यानी कि शुरुआत। चौथा है ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर, मतलब बढ़ना। और तीसरा क्या, पांचवा एज ऑफ हाई मास कंजप्शन यानी कि उच्च जन उपभोग। ये 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है किसी भी समाज को प्रचुरता की अवस्था तक पहुंचने के लिए। और इनकी बुक जो है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि किसने दिया, तो W रोस्टोव ने दिया। और किस में दिया था, अपनी आर्थिक समृद्धि की जो है अवस्थाएं, 1996 में जो इनकी बुक इन्होंने लिखी, इसमें इन्होंने इन 5 अवस्थाओं का बात किया है। और ये जो पशुचारण और वन्य है, ये आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंतर्गत। ये बातें दोनों आ जाती हैं, यानी परंपरागत समाज के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके, पहला है अनुच्छेद 51, दूसरा है अनुच्छेद 39, तीसरा है अनुच्छेद 44, चौथा है अनुच्छेद 265। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें अनुच्छेद 51 है। ये क्या है, ये रिलेटेड है किससे, शांति एवं सुरक्षा से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 51 में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। वर्तमान विश्व परिदृश्य जिसमें आतंकवाद जैसी ग्लोबल समस्या उभर रही हैं, यह और भी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। ऐसे में जो कि ग्लोबल समस्याएं हो रही आतंकवाद जैसी, ऐसे में ये और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बन जाता है। तो इसमें क्या है, राज्य को जिम्मेदार बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति सुरक्षा के लिए बनाया गया है 51 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार मिला है? तो ये पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 46। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48A। तो इसमें क्या है, ये 1976 में कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या किया गया कि इस नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, राज्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें कि राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार मिला है। तो ये कब मिला है, जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व के भाग में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं, तब जो है ये संविधान
ये अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार राज्य को दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मामले में भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया? तो कौन सा था कि ये गोलकनाथ मामला था, ऑप्शन आपका है, या शंकरी प्रसाद मामला था, या केशवानंद भारती मामला था, या शाहबानो मामला था? तो निम्न में से भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया, तो किस में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ मामला, पहला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया था कि उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मुकदमे में 5 के मुकाबले 7 संकीर्ण बहुमत से अपने उन पहले के निर्णयों को उलट दिया था, जिसमें संसद की इस शक्ति को स्वीकार किया गया था। पहले के जो निर्णय हुए थे गोलकनाथ के पहले, उसमें संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था कि वह संविधान के मूल अधिकारों संबंधी भाग 3 सहित सभी भागों से में जो अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है। ऐसा जो गोलकनाथ मामला था उसके पहले जो निर्णय हुए थे उसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने बताया था कि ठीक है, संसद कर सकती है, सभी भागों में जो है परिवर्तन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले में इन्होंने बोला कि ऐसा जो है अपने पहले के निर्णयों को उलट दिया, और इसने बताया कि जो है मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो सर्वप्रथम ये किस जो है केस, जो कौन सा केस था, किसमें ये बात कही गई कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ जो है संसद नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952, ऑप्शन 2 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन 3 केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन 4 मिनर्वा मिल दिस इज़ मिल ओके मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। तो कौन सा मामला था जिसमें कि इन्होंने मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने निर्णय सुनाया, संसद की इस शक्ति को हनन किया था अपने निर्णय के द्वारा? तो जो हमारा केशवानंद भारती केस है, इसमें क्या हुआ कि गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन की कुछ मर्यादाएं हैं तथा संविधान के आधारित लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इससे यह कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए सक्षम है, परंतु ये जो संविधान का वो था, मूल ढांचा था, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। गोलकनाथ में क्या कहा था कि जो संविधान के गोलकनाथ के जो पहले केस हुए थे उसमें बोला गया कि वो मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और उसके बाद उसमें बोला गया गोलकनाथ मामले में कि नहीं, वो संसद के सभी भाग में परिवर्तन कर सकती है। फिर गोलकनाथ मामले का जो केस था उसके उलट निर्णय लेते हुए केशवानंद बनाम केरल राज्य जो केस आया था 1973 में निर्णय हुआ था, तो इसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, संसद जो है 368 के द्वारा जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, किसी भी पार्ट में संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या करती है, ये मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, जो है मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। और मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसका निर्णय लेने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास रख लिया। क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास ये जो है खुद के पास रख लिया कि इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगी कि कौन सा जो है कौन सी जो है अनुच्छेद या कौन सा उसके अंतर्गत जो विषय है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी, संसद नहीं करेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को
पुष्टि की गई, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई। ऑप्शन है नंबर 1 है सभी उदारवादियों द्वारा पुष्टि की गई। सेकंड है केवल कुछ उदारवादियों द्वारा पुष्टि की गई। थर्ड है केवल जॉन लॉक द्वारा पुष्टि की गई। चौथा है केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा जो है पुष्टि की गई। तो इसका ऑप्शन ये दूसरा हो जाएगा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। ये इसका जो है आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा। और जो है प्राकृतिक अधिकारों के विचार को तर्कसंगत रूप में ढालने का श्रेय किसको जाता है? जॉन लॉक को जाता है। जॉन लॉक जो है जॉन लॉक क्या करते हैं? इसको तर्कसंगत ढांचे में ढालने का श्रेय किसको? जॉन लॉक को जाता है। और लेकिन उसके अलावा टॉम पेन, ह्यूगो ग्रेशियस, टॉम पेन, ह्यूगो ग्रोशियस, टॉमस हॉब्स, ये सब क्या है? ये सारे जो हैं समर्थक हैं इसके। ये क्या करते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का इन्होंने समर्थन किया है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि सभी उदारवादियों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसमें सिर्फ कुछ उदारवादी आते हैं। और जो ये जॉन लॉक है तो इन्होंने तो इसको क्या किया है कि इसको मूल ढांचे का इनको श्रेय जाता है, तर्कसंगत रूप से ढालने का श्रेय जॉन लॉक को ही जाता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आगे की वीडियोस में क्वेश्चन इतने ही रखने हैं या बढ़ाने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, तो उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं, कितने क्वेश्चन चाहते हैं, कितनी लंबी वीडियोस चाहते हैं। तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी मुझे आपकी विशेष का पता चलेगा और अकॉर्डिंगली मैं उस पर काम करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो करेंगे ही ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।